नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक, मेरे साथ हैं अदिति। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। शिमला के कोटखाई रेप और मर्डर केस के 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोटखाई रेप केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी 19 साल से 42 साल के बीच के उम्र के हैं। 10 दिन पहले स्कूल से लौटने के दौरान छात्रा जब घर जा रही थी तो रास्ते में आरोपियों ने गाड़ी में उसे लिफ्ट दी। शराब के नशे में आरोपियों ने लड़की से गैंगरेप किया और उसकी हत्या कर दी। लड़की की हत्या के विरोध में कोटखाई में स्कूल से लेकर बाजार तक बंद रखे गए थे। स्कूली बच्चे सड़कों पर उतर आए थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गैंगरेप और उसके बाद हत्या हुई, जिसके बाद शिमला के कोटखाई में हर तरफ विरोध प्रदर्शन हुए और इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोटखाई रेप केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी 19 से 42 इयर्स के बीच की उम्र के हैं। 10 दिन पहले स्कूल से लौटने के दौरान छात्रा जब घर जा रही थी तो रास्ते में आरोपियों ने गाड़ी में उसे लिफ्ट दी। शराब पिए हुए थे ये आरोपी। उन्होंने लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे कोटखाई में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। स्कूली बच्चे सड़कों पर उतर आए और हर किसी ने एक सुर से इस घटना की निंदा की और न्याय की मांग की। और एक ऐसा रेप और मर्डर केस जिसमें पूरा प्रदेश गुस्से में उबल रहा है। लोगों को अपने मुख्यमंत्री से ये उम्मीद रहती है कि वो मामले को पूरी संवेदनशीलता के साथ देखेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मजाकिया लहजे में उल्टा ये सवाल पूछा कि आरोपी उनके रिश्तेदार नहीं लगते। कोई हमारे मामा चाचा लगते हैं जो आरोपी है। वहाँ पर पुलिस की टीम बैठी हुई है। डीजी साहब पूरी खुश वहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्होंने पुख्ता सबूत के आधार पर ही उनको पकड़ा होगा। और मोहित शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, ये कई दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लगातार पुलिस पर दबाव बना हुआ था और पुलिस इस मामले को लेकर कह रही थी कि ये ब्लाइंड केस है। 9 दिन से ज्यादा क्यों लग गए इन आरोपियों की गिरफ्तारी में? मोहित से लगता है हमारा अभी संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लगातार इस रेप और मर्डर केस के बाद विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया था और पुलिस ने अब 6 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को वारदात की जगह से शराब की खाली बोतलें मिली और फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए हैं। आरोपियों ने 36 घंटे तक नाबालिग को कब्जे में रखा और उसके साथ गैंगरेप किया। मोहित, हमारे संवाददाता, एक बार फिर से कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। मोहित, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। जी मोहित, कहा यह जा रहा था, पुलिस ये कह रही थी कि ये ब्लाइंड केस है और विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे थे, पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव था, लेकिन इतने दिन क्यों लग गए आरोपियों की गिरफ्तारी में? देखिए, पुलिस ने जो है अपने जो दावा किया है कि बहुत ही कम समय में जो है वो जो है इस पे मामला सुलझाया है, लेकिन अब ये मामला यू टर्न ले चुका है और अब यहाँ पर क्योंकि आरोपी जो पकड़े गए हैं, लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट चुका है, क्योंकि अब लोग ये कह रहे हैं कि ये वो आरोपी नहीं है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। यानी पुलिस जो रसूखदार लोग हैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। ये आरोप लोगों का है, जनता का है, जिसकी वजह से अब जनता सड़कों पर उतर चुकी है। अब सरकार ने जनता के दबाव में इस मामले को सीबीआई को जो है वो ट्रांसफर कर दिया, यानी अभी सीबीआई इस केस का। मोहित एक चीज की क्लैरिफिकेशन यहाँ पर चाहिए, क्योंकि कुछ तस्वीरें आ रही थी सोशल मीडिया पर और बताया जा रहा था कि ये आरोपियों की तस्वीरें हैं। ये इतनी कंफ्यूजन आखिरकार क्यों है? जो आरोपी पकड़े गए हैं, क्या वही सही आरोपी हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, या अब सीबीआई इस मामले की तहकीकात अब शुरुआत से करेगी? देखिए, अब ये जो तस्वीरें घूम रही थी, ये पिछले 3-4 दिन से घूम रही थी और इसमें हैरानी की बात एक और है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जो सोशल मीडिया पे जब वो पोस्ट करते हैं तो उस पर भी तस्वीरें बाकायदा आई हैं।
उस पोस्ट पे। अब तो उसके बाद जो है ये तस्वीरें वहां से हटा दी गई, लेकिन उसके अगले दिन जो है पुलिस ने दावा किया कि ये वो आरोपी नहीं है जो जिनकी तस्वीरें जो है वो अभी सोशल मीडिया पे देखी जा रही थी। तो इसमें पुलिस ने जो आरोपी पकड़े थे वो कोई और आरोपी पकड़ लिए थे। लोगों का गुस्सा अब यहाँ पर सीधे तौर पर आ गया है कि जो तस्वीरें जो पोस्ट की गई थी तस्वीरें उनको क्यों हटाया गया, पहले तो ये सवाल जो है लोग पूछते हैं। और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं उसको लेकर के सवाल जो है वो खड़े उठने शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो लोग अब सड़कों पर उतरे हैं, लोगों का ये आरोप है कि ये वो लोग नहीं है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो अब कुल मिलाकर के मामला सीबीआई के पास चला गया है और अब सीबीआई फिर से इस मामले की शुरू से जो है वो जांच करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो मामले ने अब यू टर्न ले लिया है और अब शुरुआत से ही इस मामले की तहकीकात होगी और नए सिरे से अब सीबीआई इस मामले की तहकीकात करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी विधानसभा के अंदर 2 दिन पहले मिला पाउडर जांच में विस्फोटक पाया गया। अब विधानसभा की सुरक्षा में कई बदलाव किए गए। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मिले विस्फोटक मामले की जांच एनआईए से करवाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में आज इसका ऐलान किया। इसके साथ ही विधानसभा के सुरक्षा नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियमों के मुताबिक विधानसभा परिसर में अब एटीएस की तैनाती होगी और विधानसभा के सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। विधानसभा के सभी गेट पर क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया जाएगा। विधानसभा के सभी गेट पर फुल बॉडी स्कैनर लगेंगे। विधायक के ड्राइवर का भी अब पास बनाया जाएगा, जिसे खुद विधायक प्रमाणित करेंगे। इसके साथ ही पूर्व विधायकों की गाड़ियों के गेट पास रद्द किए जाएंगे। 12 जुलाई को बजट सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर 150 ग्राम विस्फोटक PETN पाउडर मिला था। विस्फोटक नेता विपक्ष की कुर्सी के पास रखा हुआ था, जिसके ठीक सामने सीएम बैठते हैं। इसका पर्दाफाश होना आवश्यक है और इसलिए मेरा अनुरोध होगा एक कि सभी जो भी कर्मी यहां पर कार्यरत हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर हो जाए। दूसरा, इस प्रकरण की पूरे उसकी जांच एनआईए से जरूर हो। PETN पाउडर की तरह होता है, जिसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। एक्सरे में PETN पाउडर को नहीं पकड़ा जा सकता। 100 ग्राम पाउडर से एक कार को उड़ाया जा सकता है। 2001 में अमेरिकी प्लेन को इसी पाउडर से उड़ाने की साजिश की गई थी। 2009 में PETN से सऊदी के प्रिंस को मारने की साजिश की गई थी। रंगहीन होने की वजह से PETN को आतंकी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। विश्व युद्ध में कमर्शियल तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। विस्फोटक मिलने के मामले में विपक्ष ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं सरकार ने साफ किया कि किसी के भी नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल बड़ा है कि विधानसभा में कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद विस्फोटक अंदर कैसे चला गया। मामले में विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने यूपी सरकार को पूरी तरह से फेल बताया, तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि यूपी में कोई भी सुरक्षित नहीं है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, वही विधानसभा के लिए उत्तरदायी हैं और हम चाहते हैं कि ये कोई भी खतरनाक स्थिति हो सकती है और इस पर सघन जांच की जरूरत है। विधानसभा के अंदर और नेता विपक्ष की कुर्सी के नीचे अगर विस्फोटक कोई चीज़ बनती है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। विधानसभा की सुरक्षा में तैनात अधिकारी ने भी माना कि विस्फोटक का विधानसभा के अंदर पहुंचना बहुत बड़ी चूक है। वहीं बीजेपी ने भरोसा दिलाया है कि साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा और किसी भी नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। खुद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को संबोधित किया। एटीएस टीम को औपचारिक रूप से विधान भवन में अनुमति दिया जाना है। जो भी सुरक्षा का दृष्टि से जो भी काम करना होगा वो सुरक्षा कर्मी हमारे करेंगे और किसी को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुरक्षा पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं आतंकवादी अपने पैर फैलाना चाहते हैं। विधानसभा में आने वाले सभी लोगों की सघन तलाशी ली जाती है। विधायकों और कर्मचारियों के पास का इंतजाम किया गया है। विधानसभा में जाने के लिए कई लेयर की सुरक्षा से गुजरना पड़ता है। कई सीसीटीवी कैमरों से विधानसभा की निगरानी की जाती है।
यूपी विधानसभा की सुरक्षा में फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी बल के जवान तैनात हैं। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक से पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर अहम बैठक हुई। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री अरुण जेटली, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, एनएसए अजित डोवल और विदेश सचिव शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बैठक में सर्वदलीय बैठक के एजेंडे पर चर्चा हुई। आज शाम 5 बजे राजनाथ सिंह के घर पर विपक्ष के नेता जुटेंगे। सरकार चीन से चल रही तनातनी और अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बारे में नेताओं को जानकारी देगी। कांग्रेस ने कहा है कि हम पहले सरकार की बात सुनना चाहते हैं। एनसीपी ने कहा कि राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। जेडीयू भी इस बैठक में शामिल होगी। ठीक है, हमारी पार्टी जाएगी और अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। हम सरकार को सुनना चाहेंगे पहले, और सरकार के सुनने के बाद अगर हमको कुछ कहना होगा तो हम बताएंगे बाद में। ये एक अच्छा कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं, इसलिए कि जहां भी देश की अखंडता, देश की सुरक्षा का सवाल आता है, वहाँ कोई विरोधी पक्ष नहीं होता आपके लिए। हमारी पार्टी इसमें हिस्सा लेगी और ये नेशनल कंसर्न के इशू हैं और इस पर राष्ट्रीय आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। सिक्किम के डोकलाम में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद तनाव बरकरार है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कुछ दिन पहले कश्मीर में सेना के दखल की धमकी दी थी। चीन कश्मीर मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने का राग भी अलाप रहा है। 17 जुलाई से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, इसलिए सरकार विपक्ष के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश भी कर रही है। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में शहीद हुए जवानों को आज जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में दोनों जवान शहीद हुए थे। 2 दिन पहले 12 जुलाई को शहीद हुए सेना के जवानों को आज जम्मू कश्मीर में श्रद्धांजलि दी गई। अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सेना के जवान और अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और डिप्टी सीएम निर्मल सिंह भी मौजूद रहे। ऐसे मौके आते हैं जब पाकिस्तानी कायरता के कारण वो उनको शहीद होना पड़ता है। ये पाकिस्तान की डेस्परेशन है और पाकिस्तान जो है वो अपनी कायरता से बाज नहीं आ रहा है। शहीद लांस नायक रंजीत सिंह और राइफलमैन सतीश भगत 12 जुलाई को सीमा पार हुई फायरिंग में शहीद हो गए थे। दोनों ही शहीद जम्मू के रहने वाले थे, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। शहीद लांस नायक रंजीत सिंह जम्मू के गांव बरन और राइफलमैन सतीश भगत गुड़ा सिंधु के रहने वाले थे। 32 साल के लांस नायक रंजीत सिंह 2003 में सेना में शामिल हुए थे। शहीद रंजीत सिंह अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। राइफलमैन सतीश भगत की उम्र मात्र 22 साल थी। शहीद सतीश भगत साल 2015 में सेना में शामिल हुए थे। 12 जुलाई को ही सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया था। देश के कई हिस्सों में बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे बुरा हाल असम का। असम में बाढ़ से हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। बाढ़ की वजह से असम में 49 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम के 26 जिलों में बाढ़ का असर है। केंद्र की तरफ से गई 5 सदस्यों की टीम ने इम्फाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ की वजह से काजीरंगा पार्क का करीब 80% हिस्सा पूरी तरह से डूब चुका है। यहाँ फंसे जानवरों को बाहर निकालने और बचाने के लिए वन विभाग की टीम जुटी हुई है। So our staffs are engaged on duty. Additional police force, additional forest force have been deployed. We are also deploying 3 drones in order to monitor the flood situation and also for monitoring the anti-poaching activities. The situation of the flood is very worse. As of now, we have received a lot of assessment from the district administration. असम के साथ ही अरुणाचल, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़ का असर है। यूपी के इलाहाबाद में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। पानी शहर में रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। बस्ती में भी कमोबेश यही हाल है। वहीं बिहार के गोपालगंज और उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी बारिश से बुरा हाल है। असम में बाढ़ से अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है।
असम के 26 जिलों के करीब 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। केंद्र की 5 सदस्यों की टीम हालात का जायजा लेने के लिए असम में है। पहाड़ के कई इलाकों में पिछली रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे हालात खराब होते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता नवीन जिंदल को आपराधिक मानहानि केस में समन जारी किया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जी न्यूज एडिटर की शिकायत पर जिंदल को बतौर आरोपी पेश होने का आदेश दिया है। पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को दिल्ली की एक अदालत ने 18 दिसंबर को पेश होने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश जी न्यूज और जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और समीर आलूवालिया की अर्जी पर दिया है। जिंदल पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने और बदनाम करने का केस दायर है। 25 अक्टूबर 2012 को नवीन जिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और समीर आलूवालिया पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए थे, जिनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में केस दायर किया गया। कोर्ट ने नवीन जिंदल के खिलाफ केस को आपराधिक मानहानि का ट्रायल चलाने योग्य माना। कोर्ट ने नवीन जिंदल के अलावा जेएसपीएल के अधिकारी रहे आनंद गोयल, विक्रांत गुजराल और रवि उप्पल को भी आरोपी बनाते हुए समन जारी किया है। कोर्ट ने उसको पढ़ने के लिए पढ़ के प्राइमा फेसाई व्यू फॉर्म किया कि जो इनकी एलिगेशंस है वो प्राइमा फेसाई करेक्ट हैं और मिस्टर नवीन जिंदल पे डेफेमेशन के लिए ट्रायल चलना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोयला घोटाले में नवीन जिंदल समेत कोई भी आरोपी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी आरोपियों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करनी होगी। कोयला घोटाले मामले में आरोपी नवीन जिंदल पर 2 मामले चल रहे हैं। पहला मामला मध्य प्रदेश के उर्टन नॉर्थ कोल ब्लॉक के आपराधिक साजिश का है। दूसरा मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गा दंगल कोल ब्लॉक का है। अमरकोंडा और उर्टन दोनों ही मामलों में नवीन जिंदल के साथ कई दूसरे भी आरोपी हैं, जिनका मामला कोर्ट में चल रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, राष्ट्रपति उम्मीदवार पर समाजवादी पार्टी में अब एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। शिवपाल यादव ने कहा है कि वो और उनके समर्थक एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन करेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने कहा है कि पार्टी ने तय किया है कि यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार का समर्थन करेगी। और जानकारी इस पर लेते हैं हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल, जेडीयू तो पहले से ही अलग हो गई थी और अब समाजवादी पार्टी में भी इसको लेकर लड़ाई वो भी बटी हुई नजर आ रही है, किसको देंगे वोट? बिल्कुल, शिवपाल यादव ने आज जी न्यूज से फोन पर बातचीत में ये कहा है कि रामनाथ कोविंद ने फोन कर उनसे चुनाव में समर्थन मांगा है, इसलिए शिवपाल यादव और उनके जो समर्थक विधायक व सांसद हैं वो रामनाथ कोविंद को वोट करेंगे। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और उनके समर्थक जो हैं वो मीरा कुमार के साथ खड़े हैं और मीरा कुमार ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है लखनऊ में, तो मीरा कुमार को समर्थन दे रहे हैं अखिलेश यादव। तो ऐसी स्थिति में ये साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवपाल वर्सेस अखिलेश दिखाई पड़ रहा है। शिवपाल यादव के जो समर्थक है और खुद वो रामनाथ कोविंद को वोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मीरा कुमार को समर्थन दे रही है। मीमांसा जी, और जो मुलायम सिंह यादव और ये शिवपाल का खेमा है, इसका झुकाव अब बीजेपी की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से शिवपाल यादव ने एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन करने का ऐलान किया है, उससे पहले जब मुलायम सिंह यादव से कई दौर की मुलाकातें हुई थी वेंकैया नायडू और वरिष्ठ नेताओं की, तो उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि रामनाथ कोविंद अच्छे व्यक्ति हैं। तो जिस तरह से तारीफ की गई थी और अब शिवपाल यादव की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि वो एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, तो इससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि शिवपाल यादव बीजेपी की तरफ झुकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मीमांसा, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए विशाल आपका। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों के एनकाउंटर की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी जरूरी चीजें भी नहीं थी। ये वीडियो यूपी के मुजफ्फरनगर में देर रात हुए एनकाउंटर का है। देखिए कैसे पुलिस वाले हवा में फायर कर रहे हैं। गोलियों से बचने के लिए पुलिस वाले पेड़ के पत्तों की आड़ में छिपते दिखे। पुलिस वालों के पास ना ही बुलेट प्रूफ जैकेट है और ना ही हेलमेट। रात में एनकाउंटर के लिए इस्तेमाल होने वाले विशेष उपकरण भी पुलिस के पास नहीं थे। पुलिस गोलियों से बचने के लिए पेड़ के पीछे छुप रही थी। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और फरार हो गए। इसके बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाब में बदमाशों पर फायरिंग की।
अपने आप को घिरा देखते, क्योंकि पीछे से इंस्पेक्टर मंडी भी थे। ये लोग फायरिंग करते हुए पुलिस पार्टी पे और अपनी गाड़ी में से भागते हुए, क्योंकि फायरिंग अंधाधुंध कर रहे थे वो लोग भी। पुलिस फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। एनकाउंटर का ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, जबकि 3 बदमाश फरार हो गए। बदमाशों की बिना नंबर वाली गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग किसी लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। यूं झुंड बनाकर कैमरामैन के साथ एनकाउंटर करने वाली पुलिस की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा हो गया है। यूपी के गाजियाबाद में आवारा कुत्ते ने स्कूल के बाहर 3 बच्चों पर हमला कर दिया और ये बच्चे बुरी तरह घायल हुए। धुंधली की गई ये तस्वीरें उन्हीं मासूम बच्चों की हैं जिन्हें एक आवारा कुत्ते ने अपना शिकार बनाया है। गाजियाबाद के ब्रिज विहार इलाके के बाल भारती पब्लिक स्कूल के बाहर ही ये घटना हुई। छुट्टी के बाद जब बच्चे स्कूल के बाहर सड़क पर खड़ी वैन में चढ़ रहे थे, उसी दौरान एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया और 3 बच्चों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। गाजियाबाद के बाल भारती स्कूल में एक कुत्ते ने 3 बच्चों को बाइट किया है, काटा है, और उस इंसिडेंट के बाद अब जो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स हैं वो परेशान हैं। स्कूल ने किसी तरह की लापरवाही से इनकार किया है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों के पेरेंट्स स्कूल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सड़क से पिक एंड ड्रॉप पर भी अभिभावक चिंता जता रहे हैं। उसने बच्चों का हाथ पकड़ के ले जा रहा था और वो लाइन में थे बच्चे सारे, और जो कुत्ते ने एक बच्चे को उस लाइन में से काटा। सबसे ज्यादा गंभीर चोट उसी को लगी है। बाकी कुत्ते ने बच्चों को अलग अलग जगह सड़क के ऊपर काटा है और सामने दुकानदारों को भी काटा। लापरवाही है कि वैन्स अगर बच्चे को पिक कर रही हैं या ड्रॉप कर रही हैं वो स्कूल के अंदर करें। स्कूल के बाहर है, बाहर तो कुछ भी हादसा हो सकता है। अगर बच्चा पिक वैन में जा भी रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, पीछे से एक्सीडेंट हो जाए, ये तो बाहर अगर कुछ हो जाए, बाहर वैन्स में बच्चे बैठे हैं या कुछ है, उसी टाइम डॉग तब भी खुली वैन में भी चढ़ जाए, तो फिर इसलिए अगर स्कूल के अंदर होगी तो सेफ्टी तो होगी ना। बच्चों पर हमला करने के बाद कुत्ते ने पास ही के दुकानदार पर हमला कर दिया। स्कूल के पास अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से प्राइवेट कैब का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैब स्कूल के बाहर खड़ी रहती है और बच्चों को बिना किसी सुरक्षा की गाड़ी में बिठाया जाता है। पूरे मामले में स्कूल प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लग रहा है। घायल 3 बच्चों में एक की उम्र 4 साल, दूसरे की 7 और तीसरे की 8 साल है। हमला करने वाले कुत्ते को एनिमल वेलफेयर ग्रुप ने पकड़ लिया है। कुत्ते में रेबीज के लक्षण मिले हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अक्सर आवारा कुत्ते लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं लेता। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।